तो आज हम देखेंगे जीव जगत का वर्गीकरण। क्लास 11th हिंदी मीडियम, नीट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। जीव जगत का वर्गीकरण चैप्टर 2, क्लास 11th हिंदी मीडियम। देखो इस चैप्टर ना उसमें नीट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से कीजिए। मैं इनके बीच में नीट के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा, तो आप उनको भी सोल्व कीजिएगा। अब देखो सबसे पहले जीव जगत। तो मैंने पिछले वीडियो में बताई थी कि जैव विविधता क्या होती है। अब पृथ्वी पर कितनी जाति पाई जाती है? पृथ्वी पर 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन तक जातियां पाई जाती है। अब इन जातियों को एक एक कर तो पढ़ नहीं सकते, तो इनका क्या गया, वर्गीकरण किया गया। वर्गीकरण, ठीक है। तो वर्गीकरण, सबसे पहले वर्गीकरण किया किसने? सबसे पहले वर्गीकरण पद्धति किसने दी? सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? सबसे पहले वर्गीकरण किया था अरस्तु ने, एरिस्टोटल अरस्तु ने। देखो अरस्तु ने क्या किया, अरस्तु सरल आकार के लक्षणों के, अरस्तु ने पौधे व जंतु को बांटा। तो पौधों में सरल आकारिकी लक्षण, सरल आकारिकी लक्षणों के आधार पर, सरल आकारिकी लक्षणों के आधार पर शाक, झाड़ी और वृक्ष में वर्गीकृत कर दिया। देखो क्या किया अरस्तु ने, सबसे पहले वर्गीकरण पद्धति दी। अरस्तु ने पौधों को सरल आकार के लक्षणों के आधार पर शाक, झाड़ी और वृक्ष में वर्गीकृत कर दिया। अब शाक में जो मतलब छोटे होते हैं उनको शाक में वर्गीकृत कर दिया, मतलब जो देखकर आकार के लक्षणों को पता चल सके वो झाड़ी में, जो घने होते हैं उनको झाड़ी में रख दिया, और वृक्ष जो बड़े होते हैं। देखो पौधों में इन तीनों ऐसे रखा, सरल आकार के लक्षणों के आधार पर शाक, झाड़ी, वृक्ष में वर्गीकृत कर दिया। ठीक है। अब आगे देखो कि जंतुओं को कैसे किया। जंतुओं का वर्गीकरण अरस्तु ने कैसे किया कि लाल रक्त की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति, लाल रक्त की उपस्थिति एवं लाल रक्त की अनुपस्थिति के आधार पर, लाल रक्त की अनुपस्थिति के आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया। ठीक है। सबसे पहले हमने देखा कि 1.7 से 1.8 मिलियन तक जीव पाए जाते हैं, उनका वर्गीकरण आसान था। सबसे पहले वर्गीकरण पद्धति दी थी अरस्तु ने, पौधों एवं जंतु को बांटा। आपने देख लिया, सरल आकार लक्षणों के आधार पर शाक, झाड़ी, वृक्ष में वर्गीकृत कर दिया। और लाल रक्त कणिका की उपस्थिति, मतलब रक्त की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर जंतु में वर्गीकृत किया। अब देखो उस समय के अनुसार तो अरस्तु की ठीक थी, पर जैसे जैसे विकास हुआ तो अलग अलग वर्गीकरण पद्धति दी गई, लेकिन ये वर्गीकरण पद्धति उस टाइम के अनुसार ठीक थी और बाद में वो सही नहीं। क्यों? क्योंकि देखो इसमें सरल आकारी लक्षण देख लिए गए, इनमें से नहीं लिया गया जिनके ऊपर मतलब पुष्प होते हैं, जो पुष्प रहित होते, पुष्प नहीं होते, मतलब और जीवों का मतलब जितने भी कोशिका के आधार पर आदि पर वर्गीकरण नहीं किया। ठीक है। अब आगे देखें तो अब हम देखेंगे, देखो इसने दी थी वर्गीकरण पद्धति कैरोल अरस्तु ने। अब दी द्विजगत वर्गीकरण पद्धति, द्विजगत वर्गीकरण पद्धति, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये नीट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अब आगे देखो द्विजगत वर्गीकरण पद्धति दी किसने? केरोलस लीनियस ने, केरोलस लीनियस ने द्विजगत वर्गीकरण पद्धति दी। केरोलस लीनियस ने द्विजगत वर्गीकरण पद्धति में क्या किया? देखो केरोलस लीनियस ने द्विजगत वर्गीकरण में, देखो प्लांटी पादप को रख दिया एक, और जंतु एनिमेलिया में रख दिया। ठीक है। उन्होंने किस लक्षणों के आधार पर रखा? देखो पादप एवं जंतुओं को केरोलस लीनियस ने द्विजगत वर्गीकरण पद्धति दी, इसमें 2 जगतों में रखा। केरोलस लीनियस ने, अब देखो द्विजगत वर्गीकरण पादप और एनिमेलिया में 2 में रख दिया द्विजगत वर्गीकरण पद्धति केरोलस लीनियस ने। अब केरोलस लीनियस ने पादप में किन किन जीवों को रख दिया?
कैरोलस लिनियस ने पादप में जीवों को रखा। देखो सबसे पहले रखा उन्होंने मतलब सभी हरे पौधे, सभी हरे पौधे, सभी हरे पौधे और जितने भी समुद्री घास, समुद्री घास, सभी हरे पौधे, समुद्री घास, लाइकेन, चील, जीवाणु, सभी हरे घास, समुद्री घास, हरे पौधे, लाइकेन, चील, जीवाणु और कवक आदि को, कवक आदि और देखो सभी हरे पौधे, समुद्री घास, लाइकेन, चील, जीवाणु, कवक और मशरूम, मशरूम और मोस आदि सभी जीवों को, जितने भी जीव थे ना मतलब जो पौधे थे उनको प्लांटी पादप में रख दिया। ये क्या किया कैरोलस लिनियस ने पादप जगत को मतलब अलग कर दिया, बांट दिया। अब जंतु में क्या किया कैरोलस लिनियस ने, जंतु में भी मतलब सभी बहुकोशिकीय जीव, सभी बहुकोशिकीय जीव, जितने भी बहुकोशिकीय जीव थे ना, सभी बहुकोशिकीय जीवों के साथ, जीवों के साथ, सभी बहुकोशिकीय जीवों के साथ अमीबा, अमीबा पैरामीशियम युगलिना, अमीबा पैरामीशियम युगलिना को भी रख दिया, युगलिना को जंतु जगत में रख दिया। देखो कैरोलस लिनियस ने भी वो भी पद्धति कही मतलब चली। देखो द्विजगत वर्गीकरण पद्धति, ये नीट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका प्रश्न पूछा जा सकता है। द्विजगत वर्गीकरण पद्धति दी किसने? सबसे पहले द्विजगत वर्गीकरण पद्धति देखो कैरोलस लिनियस ने दी थी। द्विजगत वर्गीकरण पद्धति में क्या होता है, प्लांटी पादप को और जंतु एनिमिलिया को रख दिया। जितने भी हरे पौधे, समुद्री घास, लाइकेन, चील, जीवाणु, कवक, मशरूम, मोस आदि सभी को पादप जगत में रख दिया और जंतु जगत में एनिमेलिया में सभी बहुकोशिकीय जीव के साथ अमीबा पैरामीशियम युगलिना को भी जंतु जगत में रख दिया। ये थी द्विजगत वर्गीकरण पद्धति। अब इसमें क्या कि इन सभी को तो रख दिया लेकिन अमीबा पैरामीशियम युगलिना इन सभी में इन सभी को कोशिका भित्ति के आधार पर मतलब देखो जितने भी द्विजगत वर्गीकरण पद्धति में हमने देख लिया बहुकोशिकीय जीवों को अमीबा पैरामीशियम युगलिना को जंतु जगत में रख दिया। अब कैरोलस लिनियस ने क्या गलती की, कैरोलस लिनियस ने जीवों को, जितने भी जीवों को ना, जीवों को एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, प्रकाश संश्लेषी, अप्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी एवं अप्रकाश संश्लेषी, अप्रकाश संश्लेषी में पौधों को वर्गीकृत नहीं किया, पौधों को वर्गीकृत नहीं किया, तो ये पद्धति भी इतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है, तो इस देखो द्विजगत वर्गीकरण पद्धति में बार बार कह रहा हूँ, नीट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। कैरोलस लिनियस ने देखो द्विजगत वर्गीकरण पद्धति कैरोलस लिनियस ने दी, उसमें प्लांटी पादप और जंतु जगत को एनिमेलिया को रख दिया। ठीक है, अब उन्होंने जितने भी सभी हरे पौधे थे, समुद्री घास, लाइकेन, चील, जीवाणु, कवक, मशरूम और मोस इन सभी को प्लांटी पादप में रख दिया और जंतु को, सभी बहुकोशिकीय जीवों के साथ साथ अमीबा पैरामीशियम युगलिना को भी जंतु जगत में रख दिया। अब कैरोलस लिनियस ने ऐसा नहीं बांटा कि एक कोशिकीय जीवों को अलग, बहुकोशिकीय जीवों को अलग, प्रोकैरियोटिक को अलग, यूकैरियोटिक को अलग, प्रकाश संश्लेषी पौधे हैं उनको अलग, अप्रकाश संश्लेषी पौधे हैं उनको अलग आदि में वर्गीकृत नहीं किया, इसलिए यह पद्धति भी इतनी सूटेबल नहीं थी। अब आगे देखेंगे जो आज के समय भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सही है, वो है 5 जगत वर्गीकरण पद्धति। देखो अब 5 जगत वर्गीकरण पद्धति, 5 जगत वर्गीकरण पद्धति, वर्गीकरण पद्धति, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सिस्टम
ऑफ क्लासिफिकेशन। देखो 5 जगत वर्गीकरण पद्धति किसने दी? सबसे पहले आर एच वी हेटेकर, मतलब सब आर एच वी हेटेकर ने सन 1969 में 5 जगत वर्गीकरण पद्धति दी। 5 जगत वर्गीकरण पद्धति दी। ठीक है, आर एच वी हेटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण पद्धति दी। ठीक है, जो आज के समय में भी सही है। उन्होंने 5 जगत में वर्गीकृत किया। सबसे पहले मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एवं कवक, पादप और जंतु। देखो आप इसे अच्छी तरह से समझिएगा। 5 जगत वर्गीकरण, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मोनेरा में क्या है कि मोनेरा जगत में इनको देखो, सबसे पहले बनता है हमारे शरीर कोशिका से बना। हमारे शरीर में सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका कहते हैं कि कोशिका जीवों की संरचनात्मक या क्रियात्मक होती है। कोशिका 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब प्राणी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब इसमें काम आएगी ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। देखो क्या प्रोकैरियोटिक होती है, क्या यूकैरियोटिक होती है। देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। अब जो जीव का शरीर मतलब जो पुरानी कोशिका उससे बना हुआ है, जिन जीवों के शरीर में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है उन सभी को मोनेरा में रख दिया। मतलब जिनके शरीर में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है उन सभी को किसमें रख दिया? मोनेरा में। ठीक है, मोनेरा खत्म। अब आई प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु। इन सभी में यूकैरियोटिक है। इसमें भी यूकैरियोटिक कोशिका है, इनमें भी यूकैरियोटिक है, इनमें भी यूकैरियोटिक। तो इनको साथ साथ क्यों रखा? तो यह वर्गीकरण पद्धति है इसीलिए अलग है क्योंकि इसमें एक लक्षण को आधार नहीं माना, इसमें अलग अलग लक्षणों को आधार माना है। देखो अब इसमें यूकैरियोटिक है। अब आगे देखेंगे कि इनमें कौन सी मतलब शारीरिक संरचना कौन सी है, मतलब शारीरिक संगठन, मतलब शारीरिक संरचना कैसी है इनकी जीवों की, वो देखेंगे। देखो शारीरिक संरचना मतलब जैसे यूकैरियोटिक मतलब प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु। इसमें मतलब कोशिका शारीरिक संरचना कोशिका रूप से 2 प्रकार की होती है, एकोशिकीय और बहुकोशिकीय। एकोशिकीय जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है उन्हें एकोशिकीय कहते हैं, और जिनका शरीर बहुत सी कोशिका से मिलकर बना होता है उसे बहुकोशिकीय कहते हैं। अब जिनका शरीर एक कोशिका से बनकर बना है, जो एकोशिकीय जीव है उनको, जो यूकैरियोटिक एकोशिकीय है उनको हम प्रोटिस्टा में रख देंगे। अब बन चाहिए ये वापस बहुकोशिकीय, तीनों बहुकोशिकीय मतलब कवक, पादप और जंतु बहुकोशिकीय हैं। अब इनमें भी अब देखो अब आगे क्या देखेंगे? पोषण विधि, मतलब ये भोजन कैसे बनाते हैं, मतलब भोजन कैसे करते, पोषण विधि। अब भोजन 2 प्रकार से होता है, मतलब स्वयपोषी और परपोषी। वह वो जीव जो भोजन अपना स्वयं बनाते हैं वो स्वयपोषी कहलाते हैं। वे जीव जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, वो परपोषी कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो एकोशिकीय, इन तीनों को बहुकोशिकीय में रखा तो इनमें यूकैरियोटिक, कवक में देखो यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय, पादप में भी यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय और जंतु में यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय हैं। तो इन तीनों को समान क्यों रखा? तो इनमें और लक्षण मतलब पोषण विधि, स्वयपोषी और परपोषी। अब स्वयपोषी क्या और परपोषी क्या है, इनका भी खत्म हो रही है भी खत्म। अब स्वयपोषी देखो वे जीव जिनका शरीर मतलब जो भोजन अपना है ना, अपने शरीर में भोजन करते हैं वो खुद बनाते हैं, वो स्वयपोषी, और जो दूसरों पर निर्भर करते हैं वो परपोषी। अब स्वयपोषी पादप है वो स्वयपोषी है, मतलब जो अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं स्वयपोषी कहलाते हैं, और जंतु और कवक ये है परपोषी। तो इन दोनों को एक जगह पर मतलब इनको अलग अलग क्यों रखा, इनको समान क्यों रखा। अब इसमें देखिए पोषण की प्रक्रिया, मतलब भोजन करते क्या है, पोषण की प्रक्रिया, भोजन कैसे करते हैं। देखो अब देखो कवक होता है ना, भोजन जैसे अंतःग्रहण और मतलब अवशोषण 2 प्रकार का होता है। अब जैसे कवक है, कवक वो भोजन को अवशोषण करता है, उसके पास कोई भोजन के लिए मुंह नहीं होता, वो भोजन का अवशोषण करते हैं, मतलब भोजन का अवशोषण करते हैं। और इनका भी हो गया। अब जंतु अब ये प्रकोष्ठ अंतःग्रहण करते हैं, मतलब ये भोजन को अंतःग्रहण करते हैं, चबाते हैं, ठोस पदार्थों को चबाते हैं, उनको निगलते हैं, चबाते हैं निगलते हैं और मतलब चबाते हैं निगलते हैं आदि, मतलब ये जंतु अंतःग्रहण करते हैं और कवक है वो अवशोषण करते हैं। और आर एच वेटेकर ने 1969 में 5 जगत वर्गीकरण पद्धति दी। ये सूटेबल है और बहुत अच्छी पद्धति दी इन्होंने, 5 जगत वर्गीकरण पद्धति।
अब ये इससे भी नीट के लिए वेरिफिकेशन हो जाती है। अब जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि आपसे मैंने पूछा कि आपको कोई जीव दिया और उसको कहा कि ऐसे बताओ ये मतलब ये कौन से कुल में रखा जाए, तो उसमें देखा तो आपने देखा कि वह यूकेरियोटिक है और जिनमें एक कोशिका से शरीर पूरा बना हुआ है, तो आप उसको प्रोटिस्टा में रख दोगे। और आपसे वापस पूछा तो आपने देखा कि बहुकोशिकीय जीव है और परपोषी मतलब जो अपना भोजन उसमें हरितलव है, अपना भोजन जो मतलब हरितलव नहीं, जो अपना भोजन मतलब जो अवशोषण कर रहे हैं, जो अवशोषण कर रहे हैं अपने भोजन को, जो यूकेरियोटिक है, आप उन्हें देखो तो वो कवक में बदल देंगे। और जो अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं और यूकेरियोटिक बहुकोशिकीय है, उनको पादप में रख देंगे। इसी प्रकार आज एच व्हिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण पद्धति दी। अब आप इसमें लिखेंगे कि 5 जगत वर्गीकरण पद्धति आर एच व्हिटेकर ने 1969 में दी। उन्होंने मोनेरा प्रोटिस्टा कवक पादप जंतु को 5 जगत में वर्गीकरण किया। उन्होंने अनेक प्रकार के जैसे कोशिका संरचना, अब आप मैं दिखा देता हूँ, देखो कि उन्होंने कोशिकीय संरचना, शारीरिक संगठन, कोशिकीय संरचना, शारीरिक संगठन, कोशिकीय संरचना, शारीरिक संगठन, पोषण विधि और पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन आदि को 5 जगत वर्गीकरण का आधार माना, मतलब जगत वर्गीकरण का आधार माना। ठीक है, अब हमने 5 जगत वर्गीकरण पद्धति ये देख। अब आगे देखेंगे बीच में तो अब देखो, अब हम देखेंगे 5 जगत वर्गीकरण पद्धति पढ़ा दी आपको। अब देखो कि 5 जगत वर्गीकरण, अब आपको फ्लो चार्ट बनाता हूँ। देखो अब जीव जगत, अब इन जीव जगत को ऐसे रखा, तो 5 जगत वर्गीकरण पद्धति में कैसे रखा, देखो अब इनको 5 जगत को आप चार्ट बनाए समझो। देखो कोशिकीय संरचना, सबसे पहले कोशिका किस प्रकार की होती है, कोशिकीय संरचना। कोशिका 2 प्रकार की पाई जाती है, मतलब प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक। अब जिनके शरीर में प्रोकैरियोटिक 2 प्रकार की, मतलब प्रोकैरियोटिक जिनके शरीर में प्रोकैरियोटिक पाई जाती है उसको हमने कैसे में रख दिया, जिन जीवों के शरीर में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है उसको हमने रख दिया मोनेरा में। ठीक है, अब बन सा यूकेरियोटिक। अब देखो कोशिका संरचना में यूकेरियोटिक, अब यूकेरियोटिक कोशिका पाई जाती है ना, यूकेरियोटिक। अब इसमें देखो, इसमें आप जगत को नहीं बताना, आप इसमें 2 वर्गीकरण करो। यूकेरियोटिक कोशिका में अब हम देखेंगे अलग लक्षण, ये हो गया कोशिका संरचना। आप देखेंगे शारीरिक संगठन, मतलब शारीरिक संरचना देख लीजिए, शारीरिक संरचना। अब इसमें देखो क्या देखेंगे, शारीरिक संरचना में अब हमने 2 भागों में देखो बांटा। एक कोशिकीय है, जो जीव का शरीर एक कोशिका से मिलकर बना है, मतलब प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय से मिलकर बना है, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक। अब यूकेरियोटिक एक कोशिकीय से बना है तो उसको किस में रख देंगे, प्रोटिस्टा में। किसमें रख देंगे, प्रोटिस्टा में। और अब आगे देखो वापस, अब इसमें शारीरिक संगठन मतलब जिनका शरीर बहुकोशिकीय से मिलकर बना है, बहुकोशिकीय, तो उसको और देखेंगे बहुकोशिकीय, उसका एक और लक्षण। अब उसमें बहुकोशिकीय में अब लक्षण होगा पोषण विधि, मतलब पोषण स्वपोषी परपोषी कौन से विधि द्वारा भोजन करते हैं, तो पोषण विधि में। अब देखो पोषण विधि में जो स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी को पादप जगत में रख दिया, मतलब जो यूकेरियोटिक बहुकोशिकीय स्वपोषी होते हैं उनको किसमें रख दिया, पादप जगत। कौन सा जगत है, पादप जगत। इसको प्रोटिस्टा जगत, मतलब यूकेरियोटिक एक कोशिकीय होते हैं उनको प्रोटिस्टा जगत में, और जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनको मोनेरा जगत में। अब स्वपोषी और इसको मतलब परपोषी। अब परपोषी को किस में रखा, अब परपोषी को और मतलब परपोषी में कौन से जीव बन सके, जैसे कवक और जंतु बन सके। अब इनको किसके आधार पर रखा, अब इनको भी एक और लक्षण देखा। कौन सा लक्षण देखा, अब इसमें पोषण की प्रक्रिया, मतलब भोजन करते कैसे हैं, पोषण की प्रक्रिया क्या है, अब इसे अच्छी तरह से समझिए और रटते चलिए। पोषण की प्रक्रिया, देखो पोषण की प्रक्रिया में अवशोषण, जो जीव अवशोषण करते हैं, मतलब अपने भोजन को निगलते नहीं, जो अपने अवशोषण करते हैं भोजन का, अवशोषण में कौन से हो गए,
कवक जगत में रख दिया। जितने भी अवशोषण करते हैं उनको कवक जगत में रख दिया। मतलब जो यूकेरियोटिक बहुकोशिकीय परपोषी और अवशोषण करते हैं उनको कवक जगत में रख दिया। और जो अंतःग्रहण मतलब जो भोजन को निगलते हैं, जो ठोस पदार्थों को निगलते हैं, चबाते हैं, पचाते हैं, उन्हें अंतःग्रहण में रख दिया। और वो कौन से में आ गए? वो सभी आ गए जंतु जगत में। तो ये फ्लो चार्ट कंप्लीट हुआ। अब आगे देखेंगे कि इन जगत के मतलब ये लक्षण है ना, मतलब मूल लक्षण, मतलब 5 जगत वर्गीकरण के मूल लक्षण, जैसे कोशिका संरचना, शारीरिक संरचना, मतलब पोषण विधि, पोषण की प्रक्रिया, ये सभी को जीवों में कौन सा पोषण पाया, इन सभी को देखेंगे। ठीक है, अब आगे देखो, देखो 5 जगत वर्गीकरण के मूल लक्षण। सबसे पहले देखो कोशिका संरचना की जटिलता, कोशिका संरचना की जटिलता, कोशिका संरचना की जटिलता। क्या होता है कोशिका संरचना की जटिलता? देखो कोशिका संरचना, कोशिका 2 प्रकार की पाई जाती है। देखो एक तो होती है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। किस आधार पर उन्हें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में रखा? केंद्रक कला, मतलब केंद्रक के चारों ओर आवरण पाया जाता है, उसको कहते हैं केंद्रक कला। केंद्रक कला की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर, की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर, उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर, अनुपस्थिति के आधार पर, केंद्र कला की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर जीवों को, मतलब केंद्र कला के अनुसार कोशिका, मतलब जीवों में कोशिका 2 प्रकार की पाई जाती है। जीवों में कोशिका 2 प्रकार की पाई जाती है, 2 प्रकार की पाई जाती है, पाई जाती है। केंद्र कला की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर जीवों को में कोशिका है ना, वो 2 प्रकार की पाई जाती है। एक मतलब जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक कोशिका होती है मतलब जिनमें केंद्र कला नहीं पाए जाते, वो प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखो कितने भी, देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन कौन से जीव आ गए? जीवाणु, नीलगिरी, शैवाल, माइकोप्लाज्मा, क्लेमाइडोमोनास। जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, नीलहरित शैवाल, नीलहरित शैवाल, मोस प्रोटोनिमा, मोस प्रोटोनिमा। जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, मोस प्रोटोनिमा, क्लेमाइडो, नीलहरित शैवाल, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, मोनास आदि को, मतलब इन सभी को प्रोकैरियोटिक कोशिका में रखा गया। मतलब जिनका शरीर में केंद्र कला नहीं पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में रखा गया। और ये इनको सभी को, इन सभी को कौन से जगत में रखा गया? इन सभी को मोनेरा जगत में रखा गया। जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है उन्हें मोनेरा जगत में रखा गया, मोनेरा जगत में रखा गया। अब मोनेरा जगत देखो ये हो गया, ये रखा गया। अब यूकैरियोटिक कोशिका, देखो यूकैरियोटिक कोशिका में कौन कौन सी जगत बन गई? अब यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका में कौन कौन सी जीव बन गए? मतलब जीव के जगत है ना, जैसे कवक है, पादप है, जगत है, कवक जगत मतलब पादप जगत है, और प्रोटिस्टा और जंतु, प्रोटिस्टा एवं जंतु आदि सभी, इन सभी ये है ना, इनको यूकैरियोटिक जगत में, ये सभी जगत क्या है? यूकैरियोटिक। अब आगे लक्षण, अब आगे लक्षण है शारीरिक संगठन की जटिलता, शारीरिक संगठन की जटिलता, संगठन की जटिलता। शारीरिक संगठन की क्या जटिलता है? शारीरिक संगठन की जटिलता, शारीरिक संगठन मतलब देखो कोशिका एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय पाई जाती है। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखो, मतलब यार गलत पढ़ा दी और a माइनस b बराबर 0। देखो अब हम देखेंगे शारीरिक संगठन की जटिलता। देखो कोशिका की संख्या के आधार पर, कोशिका की मतलब जिनमें कोशिका कितनी संख्या पाई जाती है, मतलब जिनके शरीर में एक कोशिका पाई जाती है वो एक कोशिकीय, और जिनके शरीर में बहुत सारी कोशिका पाई जाती है उन्हें बहुकोशिकीय। कोशिका की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर जीवों को, संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर जीवों को 2 वर्गों में, जीवों को
एक कोशिकीय, तो जिनकी एक से एक कोशिका जो पूरा शरीर चलता है, एक कोशिकीय, वह बहुकोशिकीय जीव होते हैं। एक कोशिकीय बहुकोशिकीय जीव होते हैं। अब एक कोशिकीय जीव में अमीबा, पैरामीशियम यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, नील हरित शैवाल, मतलब देखो इन सभी को एक कोशिकीय जीव है। देखो कोशिका की संख्या के आधार पर, मतलब जिनके शरीर में कितने कोशिका पाई जाती है उसके आधार पर जीवों को एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव होते हैं। अब एक कोशिकीय जीव होते हैं जिनमें अमीबा, पैरामीशियम यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास सभी एक कोशिकीय जीव है। और बहुकोशिकीय जीव होते हैं ना, जीव की शरीर की संरचना होती है ना, बहुकोशिकीय जीवों की शारीरिक संगठन जटिल होती है। शारीरिक संरचना होती है ना, शारीरिक संरचना जटिल होती है। अब आगे देखेंगे पोषण विधि। आपको इतना समझ में आ गया कि कोशिका की संरचना की जटिलता देख ली। अब देख ली शारीरिक संगठन की जटिलता, मतलब शारीरिक संगठन होता है उसकी जटिलता। ठीक है, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब आगे देखेंगे पोषण विधि। अब क्या है पोषण विधि? देखो पोषण विधि कैसी है, मतलब देखो मतलब जिनमें एक कोशिका पाई जाती है और यूकेरियोटिक है, उनको किसमें कौन सी जगत में रखा गया? उनको जगत में रखा गया, उन सभी को प्रोटिस्टा जगत में रखा गया। कौन सी जगत में रखा गया? प्रोटिस्टा जगत में। आप लिखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब एक कोशिकीय जीव, यूकेरियोटिक एक कोशिकीय जीवों को प्रोटिस्टा जगत में रखा गया। ठीक है, अब आगे देखेंगे पोषण विधि। पोषण विधि में क्या होगा? देखो पोषण विधि में 3 प्रकार से, स्वपोषी, परपोषी और परपोषी, कि जिनका शरीर, मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो पौधे, मतलब पादप जगत में स्वपोषी है। पादप जगत जिनको मतलब बहुकोशिकीय जीव है, और ये बहुकोशिकीय जीव यूकेरियोटिक जीव, और जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषी होते हैं, और जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं वो परपोषी। अब कौन से? कवक और पादप परपोषी है, तो इन दोनों को अलग क्यों रखा गया? अब आगे देखिए, अब इसमें लिखेंगे पोषण विधि में कि पौधों में स्वपोषी, पोषण विधि में मुख्यतः स्वपोषिता। देखो पोषण विधि में आप इसे लिखेंगे कि पोषण विधि में मुख्यतः स्वपोषी व परपोषी जीव होते हैं। पोषण विधि में मुख्यतः स्वपोषी तथा परपोषी होते हैं। स्वपोषी तथा परपोषी होते हैं। अब स्वपोषी तथा परपोषी होते हैं। पौधे स्वपोषी होते हैं। पौधे स्वपोषी होते हैं। पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। पौधे स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। देखो पौधे क्या होते हैं? निर्माण करते हैं। पोषण विधि क्या? पोषण विधि में मुख्यतः स्वपोषी तथा परपोषी होते हैं। पौधे स्वपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। अब देखो यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा निर्माण करती हैं, तो इसके अतिरिक्त कौन कौन सी जीव आती है? मतलब इसके अतिरिक्त और कौन से पौधे हैं जो अलग अलग पोषण विधि द्वारा करते हैं? इसके अतिरिक्त पौधे कौन कौन से होते हैं? पौधे परजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी, मृतोपजीवी और मृतोपजीवी, सहजीवी और
मत कर इसको मत जानते। अब देखो इसके अतिरिक्त पौधे मर्तोपजीवी, परजीवी, सहजीवी और कौन कौन से होते हैं? परजीवी, मर्तोपजीवी, कीटभक्षी और कीटभक्षी और होते हैं विषमपोषी। देखो विषमपोषी होते हैं। इस प्रकार के पौधे होते हैं। देखो पोषण विधि में मुख्यतः स्वपोषी, परपोषी होते हैं। पौधे स्वपोषी होते हैं, प्रकाश से वर्णन करते हैं। तो ये पौधे स्वपोषी होते हैं। तो बहुकोशी के यूकेरियोटिक और स्वपोषी को किसमें रख दिया गया? इन सभी को हमने पादप जगत में रख दिया। अब प्रकाश से भोजन का निर्माण करते हैं। तो पौधे देखो मर्तोपजीवी, परजीवी, सहजीवी, कीटभक्षी और विषमपोषी होते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले परजीवी। अब हम देखेंगे परजीवी क्या है। अब देखो पोषण विधि में मतलब पौधे परजीवी, सहजीवी आदि पाए जाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे परजीवी क्या होती है। कौन से पौधे परजीवी में होते हैं? परजीवी पैरासाइट। परजीवी में पैरासाइट। देखो परजीवी में कौन से पौधे होते हैं? ऐसे पौधे जो अपने भोजन के लिए, ऐसे पौधे जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ऐसे पौधे जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। अपने भोजन के लिए, अपनी भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। दूसरों पर निर्भर रहते हैं। निर्भर रहते हैं। ऐसे पौधे जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। अब इसमें मतलब अलग अलग प्रकार है। जैसे परजीवी में पूर्ण परजीवी, तो पूर्ण रूप से परजीवी, पूर्ण परजीवी है जो, अब देखो पूर्ण परजीवी या अविकल्पी, जिनके पास और कोई विकल्प। देखो ऐसे पौधे जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर पूर्ण रूप से, ऐसे पौधे जो अपने भोजन के लिए, ऐसे पौधे जो अपने भोजन के लिए, क्या अपने भोजन के लिए, इसे अच्छे तरह से समझिए, अपने भोजन के लिए, अपने भोजन के लिए पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से दूसरों पर निर्भर रहता है। दूसरों पर निर्भर रहता है, उसके पास और कोई विकल्प नहीं है, इसलिए अविकल्पी। निर्भर रहता है वह पूर्ण परजीवी, जो पूर्ण रूप से परजीवी है, जो अविकल्पी, उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। ऐसे पौधे जो अपने भोजन के लिए पूर्ण रूप से दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उसे हम पूर्ण परजीवी अविकल्पी कहते हैं। ठीक है। अब इसमें और देखो इसके एग्जाम्पल क्या है। जैसे अमरबेल है, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। अमरबेल है, अमरबेल मतलब जो आम के पेड़ पर, मतलब जो आम के पेड़ पर होती है, आम के पेड़ पर। अब अमरबेल है ना, अब अमरबेल यदि आम का पेड़ पर, यदि आम के पौध ये स्वपोषित होते हैं, लेकिन उनसे प्राप्त कर मतलब प्राप्त कर अपना भोजन बनाते हैं। तो देखो अमरबेल होती है जो आम के पेड़ से कुछ प्राप्त कर, खनिज तो आदि प्राप्त करके पौधे बनाते, अपना भोजन बनाती है। तो यदि आम का पौधा नष्ट हो जाए तो अमरबेल पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आम के ये पूर्ण रूप से दूसरे पौधों पर निर्भर है, पूर्ण परजीवी अविकल्पी कहलाते हैं। ठीक है। अमरबेल देख ली। अब देखो एक और एग्जाम्पल इसका, रेफ्लेशिया। रेफ्लेशिया दूसरा एग्जाम्पल क्या है? रेफ्लेशिया। रेफ्लेशिया। ठीक है। अब आगे देखो पूर्ण परजीवी अविकल्पी देख ली। अब देखो अपूर्ण परजीवी अविकल्पी। अपूर्ण परजीवी, अपूर्ण परजीवी, अपूर्ण परजीवी अविकल्पी, विकल्पी, जिनके पास विकल्प होता है, ये तो अपूर्ण परजीवी होते हैं, ये पूर्ण रूप से परजीवी निर्भर नहीं करते। अविकल्पी ऐसे पौधे जो अपने भोजन के लिए पूर्ण रूप से दूसरों पर निर्भर नहीं होते। ऐसे पौधे जो अपने भोजन के लिए, ऐसे पौधे जो अपने भोजन के लिए पूर्ण रूप से, जो अपने भोजन के लिए, भोजन के लिए पूर्ण रूप से, भोजन के लिए पूर्ण रूप से दूसरों पर निर्भर नहीं करते। पूर्ण रूप से दूसरों पर निर्भर नहीं करते। दूसरों पर निर्भर नहीं करते। पूर्ण रूप से दूसरों पर निर्भर नहीं करते, निर्भर नहीं रहते हैं, नहीं रहते हैं। देखो कैसे, आप इसका उदाहरण देते हैं। जैसे आपका उदाहरण लीजिए विस्कम लोरेंथस। अपूर्ण परजीवी कौन सा है? विस्कम लोरेंथस।
विस्कम लोरेंथस थस। देखो ये है अपूर्ण परजीवी विकल्पी विकल्पी। इससे पौधे जो अपने भोजन के, देखो यदि इसका पौधा है ना, ये जिस पर पौधे पर है विस्कम लोरेंथस, ये उस पौधे पर है ना, यदि वो पौधा नष्ट हो जाए तो उनके कार्बनिक पदार्थों से मतलब यदि नष्ट हो जाए, दूसरे निर्भर नहीं करता, यदि वह पौधा नष्ट हो जाए, वह पौधा नष्ट हो जाए, जो दूसरी वस्तु नष्ट हो जाए, तो उनके कार्बनिक पदार्थों, तो वह उनके कार्बनिक पदार्थों एवं खनिजों से भोजन प्राप्त उनके खनिजों से भोजन प्राप्त कर सकता है, कर सकता है। ठीक है, अब ये हो गया परजीवी पैरासाइट। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि ऐसे पौधे जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जो पूर्ण परजीवी या विकल्पी, जिनके पास कोई विकल्प ही नहीं है, वो अमरबेल रेफ्लेशिया। और अपूर्ण परजीवी विकल्पी, ऐसे पौधे जो अपने भोजन के लिए पूर्ण रूप से दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं, विस्कम लोरेंथस। आप इसे शेयर कीजिए और प्लेलिस्ट के साथ अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए, और नीट में सिलेक्शन करवाना है तो ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाइए और इन वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। अपूर्ण परजीवी या विकल्पी। अब आगे देखेंगे मर्तोपजीवी। अब देखो मर्तोपजीवी क्या होती है। मर्तोपजीवी, ये पौधों के दूसरा मर्तोपजीवी। अब देखो मर्तोपजीवी क्या है। मर्तोपजीवी में ऐसे पौधे जो अपना भोजन मरे गले सड़े पदार्थों से प्राप्त करता है, मर्तोपजीवी कहलाता है। मर्तोपजीवी क्या होता है कि ऐसा पौधा जो अपने भोजन के मरे गले सड़े पदार्थों से अपना भोजन किससे प्राप्त करता है, मरे गले सड़े पदार्थों से प्राप्त करता है। जैसे इसमें जंतुओं में है कौन कौन से, कवक और जीवाणु। मतलब देखो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है कवक और जीवाणु है ना। कवक और जीवाणु ऐसे पौधे है जो, मतलब ऐसे पौधे, ऐसे जीव, आप पौधे किसका जीव कैसे देखो, ऐसे जीव जो अपना भोजन मरे गले सड़े पदार्थ से प्राप्त करता है, उसे कवक और जीवाणु। अब देखो हमने कवक और जीवाणु एग्जाम्पल दे दिया, और एक और एग्जाम्पल देखो कि एक होता है मोनोट्रोपा, एक आवर्तबीजी। मोनोट्रोपा एक मर्तोपजीवी, मोनोट्रोपा पौधा है जो एक मर्तोपजीवी आवर्तबीजी पौधा है। मर्तोपजीवी आवर्तबीजी पौधा है, मर्तोपजीवी एक आवर्तबीजी पौधा है। ठीक है, मोनोट्रोपा एक मर्तोपजीवी आवर्तबीजी पौधा है। ठीक है, परजीवी देख लिया, मर्तोपजीवी देख लिया, परजीवी देख लिया। मोनोट्रोपा एक मर्तोपजीवी आवर्तबीजी पौधा है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या, अब 3 नंबर हेडिंग डालो आप, और अब लिखो आप सहजीवी। मतलब जो सहजीवन, एक देखो लाइकेन पौधा होता है। अब इसमें देखेंगे कि लाइकेन होता है, लाइकेन में 2 जीव रहते हैं, साथ रहते हैं कवक, और एक होता है शैवाल। अरे भैया चुप हो जाओ। देखो मोनोट्रोपा एक मर्तोपजीवी आवर्तबीजी पौधा है। अब देखो सहजीवी क्या है, लाइकेन में कवक और शैवाल होते हैं। कवक क्या आता है, कवक होता है कि वो सड़े गले पदार्थों से कोई तर्त करता है, सड़े गले पदार्थों को तर्त करता है, एक तर्त करना काम होता है कवक का। और ये स्वपोषी होता है शैवाल, तो स्वपोषी होता है भोजन का निर्माण करता है, तो इसलिए भोजन का निर्माण करता है, और ये दोनों साथ में मिलकर सहजीवन व्यक्त करते हैं, लाइकेन। ठीक है, इसका सहजीव का एग्जाम्पल क्या होगा, लाइकेन। देखो ऐसे पौधे, मतलब ऐसे पौधे, इसमें बोलेंगे ऐसे, इनमें 2 जीव मिलकर, ऐसे पौधे मतलब इनमें 2 जीव मिलकर आपस में, इसमें 2 जीव मिलकर अपना पूरा जीवन व्यतीत
अपना पूरा जीवन सहजीवन जीवन के अनुसार बिताते हैं। देखो इनमें जीव देखेंगे, जैसे लाइकेन होता है, लाइकेन के अंदर कवक व शैवाल पाया जाता है। कवक व शैवाल पाया जाता है। ठीक है, अब कवक क्या करता है? कवक सड़े गले पदार्थों को एकत्रित करता है और ये होता है शैवाल, ये भोजन का निर्माण करता है। कवक सड़े गले पदार्थों को एकत्रित करता है। कवक कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक अच्छा रहेगा, कार्बनिक पदार्थों को एकत्रित करता है, ये पदार्थों को एकत्रित करता है। एवं शैवाल स्वपोषी होने के कारण भोजन बनाता है। स्वपोषी होने से भोजन बनाता है, भोजन का निर्माण, भोजन बनाता है और अपना जीवन व्यतीत करते हैं। भोजन बनाता है और अब ये दोनों सहज जीवन व्यतीत करते हैं। अब आगे देखेंगे कि कीट भक्षी, और तो मैं हेडिंग डालेंगे कीट भक्षी क्या होता है। अब देखो हेडिंग 4 नंबर क्या डालेंगे? अब डालेंगे हम कीट भक्षी, जो कीटों का भक्षण करते हैं। ऐसे भी पौधे होते हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं। देखो कौन से पौधे होते हैं ऐसे पौधे जो कीटों का जीव, ऐसे पौधे बोलते हैं जीव जो कीटों का भक्षण करते हैं, कीटों का भक्षण करते हैं, वो कीटभक्षी जीव कहलाते, कीटभक्षी कहलाते। ऐसे पौधे, ऐसे जीव जो कीटों का भक्षण करते हैं वो कीटभक्षी कहलाते हैं। देखो कीटभक्षी पौधे देखो क्यों करते हैं? क्योंकि पौधे तो स्वपोषी होते हैं। तो कीटभक्षी, देखो कीटभक्षी पौधे जिस जगह पर उगते हैं ना, कीटभक्षी पौधे जिस जगह पर उगते हैं, वहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। जिस जगह पर उगते हैं वहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है। तो नाइट्रोजन की कमी होती है तो क्या हो कि कीटभक्षी पौधे नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए पौधों को खींचते हैं। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों को भक्षण करते हैं। कमी को दूर करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। अब कीटों का भक्षण कर नाइट्रोजन क्षरण करते हैं और नाइट्रोजन लेकर छोड़ देते हैं, उन्हें निगल लेते हैं। क्योंकि पौधे कीटभक्षी जीव वजन तो स्वयं बनाते हैं, तो इसलिए वो। अब कुछ प्रमुख कीट पक्षी जीवों के नाम, जैसे सबसे पहले आता है नेपेंथीज, ठीक है। दूसरा आता है ड्रोसेरा, तीसरा आता है यूट्रिकुलेरिया, और चौथा आता है वेनस फ्लाई ट्रेप, 4 नंबर वेनस फ्लाई ट्रेप। ये 4 जीव है कि ऐसे पौधे होते हैं, जीव होते हैं जो कि कीटभक्षी जिन जगह पर उगते हैं वहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए वो कीटों का भक्षण करते हैं। देखो वहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होगी तो उनको भक्षण करेंगे और वापस छोड़ देंगे यहाँ। तो ऐसे जीव हो गए नेपेंथीज, ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया और वेनस फ्लाई ट्रेप, ठीक है। अब आगे आता है कि हमने पौधे देख लिए कि पौधे कैसे परजीवी कैसे पोषण करते हैं, आधार पर देख लिए। अब देखिए जंतु कैसे, मतलब कैसे अपना भोजन करते हैं। जंतु भोजन अंतःग्रहण करते हैं। जंतु भोजन चबाते हैं। जंतु भोजन को ठोस पदार्थ होते हैं, जंतु भोजन चबाते हैं, निगल कर खाते हैं एवं अंतःग्रहण करते हैं। जंतु तो अंतःग्रहण करते हैं, ठोस पदार्थों का अंतःग्रहण करते हैं। कौन सा पोषण हो गया? वो अंतःग्रहण पोषण करते हैं।
करते हैं। ठीक है, जंतु कैसे भोजन करते हैं? जंतु ठोस पदार्थों को, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो है तो इसमें सभी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे नीट के लिए वेरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप मेरी मेहनत का अच्छा रंग दिखाए, तो इसके लिए आप तैयारी फुल कीजिए और आप प्ले लिस्ट में जाकर अच्छी तरह से स्टडी कीजिए। और अब देखो देखो जंतु भोजन से बातें निकल कर खाते हैं, अंतःकरण करते हैं, पोषण। आपके जीव पोषण के आधार पर, जीव के प्रकार कितने आधार पर, जैसे पोषण है। अब हम पोषण क्या हो गया कि पोषण जंतु के आधार देख, मतलब पौधों के आधार देख रहे तो पोषण के आधार पर पोषण के आधार पर जंतु किस आधार पर भोजन करते हैं? पोषण के आधार पर जंतु, जीव मतलब जीव के प्रकार, जंतु देख रहे हैं जीव के प्रकार। देखो जीव जैसे शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी हो गए, परजीवी, इसमें भी परजीवी होते हैं। अब देखो सबसे पहले आता है शाकाहारी। शाकाहारी देखो आप इसे ले लीजिए, एक बार मैं बाद में आपको हिस्ट्री बताऊंगा इसकी। हर बायोवर्स, देखो शाकाहारी मतलब शाक यानी झाड़ी, मतलब जो वनस्पति खाते हैं, जो वनस्पति मतलब शाक यानी झाड़ी, शाक वनस्पति, जो वनस्पति खाते हैं उन सभी को शाकाहारी में रख दिया, हर्बाइवर्स। अब 2 नंबर पर आता है मांसाहारी। मांसाहारी कॉर्निवर्स, वर्स। अब देखो जो मांसाहारी तो मांस खाते हैं, जो मांस खाते हैं। और सर्वाहारी, 3 नंबर आ गया सर्वाहारी। सर्वाहारी ओमनिवोर्स, ओमनिवोर्स मतलब जो वनस्पति भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं, वो सभी क्या आ गए, मांस खाते हैं और जो सर्वाहारी में आते हैं। वनस्पति भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, वो सर्वाहारी में आते हैं। अब आया 4 नंबर पर परजीवी। आप इसको अच्छी तरह से समझो। देखो परजीवी, पैरासाइट क्या होता है, आपने पहले भी देखा कि पैरासाइट, अब अच्छी तरह से उसको समझ लिया था। अब इसमें पैरासाइट परजीवी में क्या होता है कि वे जीव जो अपना भोजन दूसरों पर, वे पौधे या जीव जो अपना भोजन दूसरों से मतलब प्राप्त करते हैं, जो अपना भोजन से, जीव जो अपना भोजन दूसरों से, अपना ऐसे जीव पौधे या जीव जो दूसरे जीवों के शरीर से भोजन प्राप्त, दूसरे जीवों के शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं, दूसरे जीव के शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं, शरीर से। अब जैसे वो आम, अमरबेल है जो आम के पौधे से करती है, दूसरे जीवों के शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। अब देखो परजीवी में क्या होगा, ऐसे पौधे जो जीव दूसरे भोजन से, दूसरे जीवों के शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं। अब देखो अब इसमें होते हैं बाह्य परजीवी, बाह्य परजीवी और आंतरिक परजीवी। बाह्य परजीवी में क्या हो गया, बाह्य परजीवी जो अपने शरीर पर मतलब बाह्य रूप से होते हैं, ऐसे जीव जैसे जू और खटमल हो गए, जू हमारे बालों में पाए जाते हैं, तो ऐसे जीव दूसरे जीवों के शरीर से बाह्य मतलब बाह्य भाग से भोजन प्राप्त करते हैं, दूसरे जीवों के बाह्य भागों से, दूसरे जीवों के बाह्य भागों से बाह्य भागों से भोजन प्राप्त करते हैं, बाह्य भागों से भोजन प्राप्त करते हैं। बाह्य परजीवी और आंतरिक परजीवी, आंतरिक परजीवी, आंतरिक परजीवी ऐसे जीव जो, जैसे आंतरिक परजीवी कैसे दिखे, एस्केरिस और जीवाणु। कौन कौन से जीव है, एस्केरिस, एस्केरिस। अब थोड़ी सी रही है, वैसे आप अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। एस्केरिस और जीवाणु। एस्केरिस जिसे हम कहते हैं जीव के मतलब पेट के शरीर के अंदर पाए जाते हैं, जो कि पेट के अंदर कीड़ा लग गया है, वो आंतरिक परजीवी होते हैं जो अपने पेट से भोजन प्राप्त करते हैं। और जो दूसरे जीवों के शरीर से, जो दूसरे जीवों के शरीर से क्या होते हैं, दूसरे जीवों के शरीर से, वो दिखाई दे रहा है क्या, तो दूसरे जीवों के शरीर से, दूसरे जीवों के शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं के अंदर से, शरीर के अंदर से, कोई और लिखना, अंदर से भोजन प्राप्त करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। तो आज का हमारा सेशन कंप्लीट हुआ, आप अच्छी से तैयारी कीजिए, तो ठीक है।